हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे आधार केंद्रित एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता। जैसा कि हम लोग पिछले 3 वीडियो से संकुलन क्षमता ही पढ़ रहे हैं अलग अलग एकक कोष्ठिकाओं की, तो आज का ये जो वीडियो होगा वो संकुलन क्षमता के लिए लास्ट वीडियो होगा। आप भी उब गए होंगे पढ़ते पढ़ते, तो फिर भी आज हम लोग ये लास्ट वीडियो करते हैं संकुलन क्षमता का, जिसमें हम लोग आधार केंद्रित एकक कोष्ठिका के संकुलन क्षमता के बारे में समझेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, कंपटीशन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है आधार केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो सबसे पहले हम आधार केंद्रित एकक कोष्ठिका बनाते हैं, समझाते हैं कि आधार केंद्रित एकक कोष्ठिका क्या होता है, और उसके बाद हम उसकी संकुलन क्षमता को ज्ञात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर एकक कोष्ठिका बना रहे हैं। यहां पर हम बना दिए एकक कोष्ठिका, ठीक है। ये हमारा तैयार हो गया एकक कोष्ठिका। ये हो गया एकक कोष्ठिका। इस एकक कोष्ठिका के कोनों पर हमारे अवयवी कण होंगे। एकक कोष्ठिका के कोनों पर हमारे अवयवी कण होंगे, ठीक है। और आधार केंद्रित एकक कोष्ठिका की विशेषता होती है, आधार केंद्रित एकक कोष्ठिका की विशेषता होती है कि अवयवी कण कोनों पर तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ ही साथ अवयवी कण किन्हीं दो विपरीत फलकों के केंद्र पर, किन्हीं दो विपरीत फलकों के केंद्र पर, मतलब अगर एक नीचे वाले फलक के केंद्र पर एक अणु ले लें तो एक ऊपर वाले फलक के केंद्र पर अणु लिया जाएगा, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि हम नीचे और ऊपर ही लेंगे, हम एक इधर वाले फलक पर अणु ले लेंगे सेंटर में, और एक इधर वाले फलक के केंद्र पर अणु ले लेंगे तब भी हो जाएगा, या हम आगे वाले फ्रंट वाले पर ले ले सेंटर में अणु, या पीछे वाले में ले लें तब भी हो जाएगा। लेकिन ज्यादातर किताब में एक आधार में ले लेता है, आधार वाले फलक के केंद्र में एक एकक कोष्ठिका एक अवयवी कण हो गया, और एक इसके विपरीत ऊपर वाले फलक के केंद्र में एक हो गया। तो आधार केंद्रित एकक कोष्ठिका का मतलब हुआ कि वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त दो विपरीत फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। जैसे एक नीचे है तो ठीक इसका विपरीत एक ऊपर है, तो नीचे वाले फलक के केंद्र में यह अवयवी कण है, और ये ऊपर वाले फलक के अवयवी कण में है, ऊपर वाले फलक के केंद्र में है। तो वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण इनके केंद्रों के अतिरिक्त दो विपरीत फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित होता है, तो उसे हम बोलते हैं आधार केंद्रित एकक कोष्ठिका या अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। अंतः केंद्रित नहीं, अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका, ठीक है। तो यह हमारा हो गया आधार केंद्रित एकक कोष्ठिका। अब हमको इसकी संकुलन क्षमता निकालना है। तो संकुलन क्षमता का मतलब होता है कि इस एकक कोष्ठिका में ये जो अवयवी कण है, ये संपूर्ण एकक कोष्ठिका का जो आयतन है, उस आयतन का कितना % स्थान ये अणु या ये गोले मिलकर घेरे हैं, उसी को हम बोलते हैं संकुलन क्षमता। एक बार पुनः समझिए, संकुलन क्षमता का मतलब होता है कि किसी एकक कोष्ठिका में का जितना आयतन होता है, पूरे एकक कोष्ठिका का जो आयतन होता है, तो उस एकक कोष्ठिका के आयतन का कितना % हिस्सा ये कण घेर रहे हैं। तो इस एकक कोष्ठिका के संपूर्ण आयतन का जो हिस्सा ये अणु घेरेंगे वही इसकी क्या है, संकुलन क्षमता है। मतलब हमको संपूर्ण आयतन का वो हिस्सा निकालना पड़ेगा जो ये अणु घेरे हैं, मतलब हमको इन अवयवी कणों का आयतन निकालना होगा। तो अवयवी कणों का आयतन निकालने के लिए हमको त्रिज्या चाहिए, और संपूर्ण एकक कोष्ठिका का कितना भाग वो घेर रहे हैं, इसके लिए हमको संपूर्ण एकक कोष्ठिका का भी आयतन निकालना पड़ेगा। तो संपूर्ण एकक कोष्ठिका का जो भुजा है, चूंकि ये घनीय एकक कोष्ठिका है तो इसकी भुजा को हम ए मान लेंगे, और जो अवयवी कण है
इसकी त्रिज्या को हम r मान लेंगे। ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से समझिएगा। लिखेंगे कि माना एकक कोष्ठिका की प्रत्येक भुजा, चूंकि घनीय है तो प्रत्येक भुजा मान लेते हैं, प्रत्येक भुजा A तथा इसमें उपस्थित अवयवी कण की त्रिज्या r है। ठीक है, हमने ये माना कि इस एकक कोष्ठिका की प्रत्येक भुजा a है, क्योंकि आप जानते हैं एकक कोष्ठिका जो होता है वो घनीय होता है, तो और घन की जो है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब क्या होती है, बराबर होती है, तो इसीलिए हम क्या मान लिए हैं, a मान लिए हैं। तो ये भुजा इसकी क्या है, a है। ठीक है, ये भुजा a है, ये सब भुजा क्या है, a है। अब थोड़ा सा इसके फ्रंट कर रहे हैं, इसके ऊपर वाले हिस्से को देखें, इसे ऊपर से देखें, ध्यान दीजिएगा, ऊपर से देखें तो ये कोण हमारा 90 डिग्री है, ये कोण भी 90 डिग्री है। ठीक है, तो इस भुजा और इस भुजा के बीच में 90 डिग्री का कोण है। अगर हम इन अणुओं को मिला दें, इनको अगर हम मिला दें यहां से, इस कोने को इस कोने से, तो ये आधार का काम करेगा, ये लंब का काम करेगा और ये कर्ण का काम करेगा। ठीक है, वो चाहे तो आप नीचे भी कर सकते हैं, ये आधार, ये लंब और ये हो जाएगा कर्ण। ठीक है, आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ये कोई जरूरी नहीं कि हम इसी को कर्ण मानेंगे, हम चाहे तो ऐसे मिला के भी कर्ण मान सकते हैं। तो चूंकि हमको एक ही की आवश्यकता है, चूंकि ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि हम त्रिज्या को निकालने वाले हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इन तीनों अणुओं को अगर हम बनाएं तो ये और ये अणु एक लाइन में पड़ेंगे। ये चारों अणु का जो फ्रंट है ना, वो इस तरह से है, ये इस तरह से है ये अणु। ठीक है, ये ऊपर वाला फलक हम बनाया है और बीच में एक और अणु है। तो ये तीनों अणु क्या हो गए, एक लाइन में हो गए। और वास्तव में अणुओं के बीच में इतना गैप होता नहीं है, अणु क्या होते हैं, सट के होते हैं। तो हम इसको कुछ इस तरह से बना दे रहे हैं, एक अणु, एक और अणु, एक और अणु। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, 1 2 3। ठीक है, एक ये वाला अणु ये है, बीच वाला ये है, यह वाला यह है, यहां वाला इधर होगा और ये नीचे वाला यहां होगा। ठीक है, यह अणु यह वाला है, बीच वाला यह है, किनारे वाला यह है, यहां वाला इधर होगा और एक नीचे वाला यहां होगा। तो ऊपर वाला फेस हम लिए हैं, इस फेस में ये तीनों अणु ये आपके बन गए ऐसे, ये अणु का केंद्र हो गया, यहां भी अणु का केंद्र हो गया। और ये जो भुजा है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, और ये जो भुजा है वो कुछ इस तरह से है, लंब है, यहां पर ये क्या है, लंब है। अब आप कहेंगे कि तो ये अणु कहां गया, तो कोई बात नहीं भाई, ये अणु तो यहां पर है ही, ये अणु तो यहां है और ये वाला अणु यहां है। बिल्कुल ध्यान से देखिए, चाहे इस तरह से बनाइए चाहे इस तरह से बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमको चूंकि जरूरत नहीं है इसकी और इसकी, इसीलिए हम इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये बन गया संपूर्ण त्रिभुज। इसमें ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, ये भुजा ए, ये भुजा क्या है, ए है। ठीक है, हमने त्रिज्या क्या माना है, आर माना है, हमने त्रिज्या क्या माना है, आर माना है। तो यहाँ की दूरी आर, यहाँ की दूरी आर, यहाँ की दूरी आर, यहाँ की दूरी आर। अगर इसको हम कोई भुजा कोई बिंदु मान ले ए बी सी, तो चित्र के अनुसार
आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, ठीक है। 4R मिल करके ये आपका AC बन रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो AC है ना, AC वास्तव में R प्लस आर प्लस आर प्लस आर इक्वल टू 4R, इसको बना दीजिए क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इतना ठीक है। अब हम इस त्रिभुज में, चूंकि समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस पर में आराम से लगा सकते हैं। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, ABC में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का जो स्क्वायर होता है ना, कर्ण का स्क्वायर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। मैंने कहने का मतलब कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। मतलब कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। बहुत पुराना परिभाषा प्रमेय है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब AC वास्तव में कितना है, तो ये है 4R। AC कितना है 4R, इसका स्क्वायर हो जाएगा। AB कितना है, तो AB A है, A स्क्वायर हो गया। BC कितना है, A है तो उसका भी स्क्वायर हो गया, A स्क्वायर 4R स्क्वायर का 4R का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16R स्क्वायर, और A स्क्वायर कितना हो जाएगा, A स्क्वायर 2A स्क्वायर। अब चाहे तो आप इसको काट सकते हैं। यहां से अगर हम R स्क्वायर निकालें तो 2A स्क्वायर बटे 16 हो जाएगा, 2A स्क्वायर बटे 16, और 2A स्क्वायर बटे 16 का मतलब कि 2 एकने 2, 2 अठे 16। तो यहां से R स्क्वायर का मान मिल गया A स्क्वायर बटे 8, A स्क्वायर बटे 8। अब दोनों पक्ष का अगर हम वर्गमूल ले लेना तो R स्क्वायर का वर्गमूल R हो जाएगा, A स्क्वायर का वर्गमूल A हो जाएगा, और 8 आ जाएगा रूट में। और आप जानते हैं कि 8 जो होता है वो होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 का जोड़ा बन जा रहा है, तो 2 बाहर और 2 रूट 2। तो ये R इक्वल टू A बटा 2 रूट 2 आ गया, ठीक है। ये आप ध्यान से समझिएगा, R इक्वल टू कितना आ गया, A बटा 2 रूट 2, त्रिज्या निकल गया ये। अब हमको निकालना क्या है, आयतन निकालना है। हमको एक कोष्ठिका का आयतन निकालना पड़ेगा और इसमें जो अवयवी कण है उसका आयतन निकालना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि संपूर्ण आयतन का कितना आयतन ये घेर रहे हैं। तो पहले हम अवयवी कणों का आयतन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें कि अवयवी कण कितने हैं, तो यहां पर हम कोने पर लिख दे रहे हैं अवयवी कण बराबर, अवयवी कण बराबर कितने अवयवी कण है, तो जो कोने पर 8 अवयवी कण है उसका योगदान तो मात्र 1/8 होता है। ये जो कोने पर 8 अवयवी कण दिख रहे हैं इसका एकक कोष्ठिका में जो योगदान होता है वो मात्र 1/8 होता है। आपको देखने में भले लगेगा कि इस अवयवी कण में जो एकक कोष्ठिका है इसमें तो 8 कोने पर है और 2 इसके फेस पर है, तो आप 10 अवयवी कण है, लेकिन ऐसा नहीं है। भले यहां पर कोने पर ये 8 अवयवी कण दिख रहे हैं, लेकिन एक अवयवी कण का इस एकक कोष्ठिका में जो योगदान है वो मात्र कितना है, 1/8 है। और ऐसे ऐसे 8 अवयवी कण है जो अपना योगदान दे रहे हैं, और प्लस 2 कण ऐसे हैं जो फलक पर हैं, 2 कण ऐसे हैं जो फलक पर हैं, लेकिन इस कण का जो योगदान होता है वो मात्र आधा होता है। इसका नियम हमने समझा दिया है पहले से, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए कि इस फलक पर जो स्थित कण है वो क्या होता है ना, कि जब ऐसे ऐसे बहुत सारी एकक कोष्ठिका को मिला करके जब क्रिस्टल जालक बनाया जाता है तो यह एक फलक जो है अपने निकटवर्ती एक फलक से ही टच करता है, तो यह जो अवयवी कण है ये 2 फलकों में वितरित हो जाता है। मतलब एक यहाँ टच कर गया, एक यहाँ टच कर गया, तो आधा इसमें योगदान दे दिया, आधा इधर योगदान दे दिया। और जो अवयवी कण जो है कोने का होता है तो वह एक साथ 8 एकक कोष्ठिका के टच में होता है। अगर एकक कोष्ठिका को सजा करके और एक क्रिस्टल बनाए
तो ये जो कोने का अवयवी कण है ये एक साथ जब 3 डायमेंशन में बनता है तो 8 एकक कोष्ठिका के कोनों को टच करता है, तो इसलिए इसका योगदान कितना रहता है, 1/8 रहता है। ठीक है, तो फलक पर जो है उसका 1/2 है, तो ये हो गया, ये कट गया, और यहाँ का 1 और यहाँ का 1, कुल मिला के इसमें कितने अवयवी कण है, 2 अवयवी कण है। मतलब कि आयतन जब हम निकालेंगे तो हम सिर्फ 2 अवयवी कण का आयतन निकालेंगे। तो लिखेंगे कि एकक कोष्ठिका में उपस्थित अवयवी कणों का कुल आयतन, तो एक अवयवी कण का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन चूंकि कुल मिला के यहाँ पर 2 अवयवी कण, इसीलिए 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब जब 2 से गुणा करेंगे तो कुल जो आयतन है वो कितना मिलेगा, तो देखिए 4/3 पाई का मान 3.14 गुणा आर जो है 3 बार है, मतलब आर का मान जो ये रखा जाएगा ना वो 3 बार रखा जाएगा, क्यूब है तो 3 बार रख देते हैं, तो a/2√2 लिख के, और चूंकि 3 बार इसको गुणा करना है तो हम इसको ऐसे क्यूब कर लेते हैं। और चाहे अगर आप तो कोई बात नहीं, यहाँ 1 2 यहाँ का गुणा हो ही जाएगा, लास्ट वाला, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा इसको। तो हम 4/3 इंटू 3.14 इंटू ए का क्यूब, तो ए क्यूब होता ही है, ए का क्यूब ए क्यूब, लेकिन 2√2 का जब क्यूब करेंगे तो ध्यान देना 2√2 गुणे 2√2 गुणे 2√2, इसका जब क्यूब करेंगे, क्यूब मतलब 3 बार गुणा होता है, तो क्यूब करेंगे तो देखिए 2 दूना 4 दूना 8। ठीक है, ये √2 मिलके एक बार 2 हो गया, एक √2 बच जाएगा, मतलब 8 दूना 16√2 यहाँ पर उत्तर आता है, 16√2, और इधर 1 2 आपका बचा हुआ है। तो हम प्रयास करते हैं कुछ कट जाता, तो 2 8 16, 8√2 हो गया, और इस 4 से काट दीजिए, 4 दूना 8, तो 2√2 हो जाएगा। ठीक है, 2√2 हो गया। इस 2 से चाहे तो 2 1 अन्य 2 कर दीजिए, और 2 से इसको काट दीजिए, 2 1 अन्य 2, 2 5 10, 2 7 14, तो नीचे केवल बचने के नाम पर क्या बचा है, यहाँ √2 बचा है और यहाँ 3 बचा है। ऊपर देखिए क्या बचा, ऊपर बचा 1.57 ए क्यूब बटा 3√2, यही बचा है बचने के नाम पर। तो ये तो हुआ इस एकक कोष्ठिका में जो अवयवी कण है उसका आयतन, और अब हमको चाहिए इस एकक कोष्ठिका का आयतन। तो एकक कोष्ठिका के आयतन के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं, चूंकि एकक कोष्ठिका घनीय है तो लिखेंगे यहां पर एकक कोष्ठिका का आयतन बराबर ए क्यूब। इसमें तो कोई मेहनत ही नहीं है, क्योंकि एकक कोष्ठिका कैसा है तो घन के आकार का है, और घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा का क्यूब। भुजा हमने ए माना है, ए का क्यूब हो गया। अब हम निकालते हैं संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता, तो संकुलन क्षमता के लिए आप एक बार ध्यान से समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि 100 नंबर का आपका पेपर है और आप उसमें 50 नंबर पाते हैं, तो लिखा जाता है 50/100। अगर 100 नंबर का पेपर है या 50 नंबर का पेपर है और आप उसमें 45 नंबर पाते हैं तो लिखा जाता है 45/100। टोटल कितना है ये नीचे रहता है, उसमें आप कितना पा रहे हैं ऊपर रहता है। उसी तरह यहाँ पर जो एकक कोष्ठिका का पूरा आयतन है वो तो आपका ए क्यूब है, वो कितना है, ए क्यूब है। ध्यान दीजिएगा, संकुलन क्षमता बराबर संकुलन क्षमता बराबर
पूरा आयतन कितना है, एकक कोष्ठिका का जो संपूर्ण आयतन है वो ये क्यूब है, और उसमें जो ये अवयवी कण है ये कितना घेर के बैठे हैं, तो ये इतना घेर के बैठे हैं 1.57 ए क्यूब बटा 3√2, तो ए क्यूब से ए क्यूब कट जाएगा, कितना बचेगा 1.57 बटा 3 इंटू 1.414, ठीक है। √2 का मान होता है 1.414। अब इसको हम हल कर देंगे, और एक चीज ध्यान दीजिएगा 100 से गुणा भी करना है। जैसे ही 100 से गुणा करेंगे पूरा परसेंटेज में चेंज हो जाएगा, तो जब ये 100 से गुणा करेंगे इसमें तो ये दशमलव खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा 157, और 157 में ध्यान दीजिएगा 100 से गुणा करेंगे तो परसेंटेज में चेंज हो जाता है। तो जो संकुलन क्षमता होता है ना, अवयवी कणों का आयतन बटा संपूर्ण एकक कोष्ठिका का आयतन और गुणे 100, मतलब कि आप 100 नंबर का पेपर है और उसमें 80 नंबर पा रहे हैं तो 80 बटा 100 आप गुणे 100 कर देंगे तो पता चल जाएगा आप कितना परसेंट पाए हैं। उसी तरह से संपूर्ण आयतन ये है और उसमें इतना आयतन इस अवयवी कणों द्वारा घेरा गया है, तो पता चल जा रहा है कितना भाग घेरे हैं, और उसमें 100 से गुणा कर देंगे तो वही चीज़ किसमें आ जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पर जब हमने 100 से गुणा किया 1.57 में तो आ गया 157, और 157 और नीचे क्या है 3 है, 3 लिख दिया गया। √2 का मान 1.414 होता है। अब ये 157 तो वैसे ही रह गया, और 3 में 1.414 से जब गुणा हुआ तो आया 4.242, और जब हमने इससे भाग किया यहाँ पर 157 में तो आ गया 37.01। आप याद कीजिएगा कि जब फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका निकाला गया था ना, तो वहाँ पर इसका डबल आया था। इसलिए डबल आया था क्योंकि आगे भी अणु था, बगल में, पीछे, दाएं बाएं सब जगह अणु था। यहाँ पर सिर्फ 2 ही फेस पर अणु है। तो ये जो 37.01 है ये क्या है, संकुलन क्षमता है। किसका, तो इस एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता। और ये कैसा एकक कोष्ठिका है, तो ये है आधार केंद्रित एकक कोष्ठिका। मतलब कि आधार केंद्रित एकक कोष्ठिका में जो अवयवी कण द्वारा घेरा गया आयतन होता है वो मात्र 37.01% होता है। मतलब कि 37.01% भाग ही अवयवी कण घेर पाता है और बाकी जो स्थान है वो रिक्त होता है। तो अगर आप इसको लगभग मोटा मोटी इसको 37% मान सकते हैं, और 100 में से जब 37 घटाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें रिक्त स्थान कितना होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग का आधार केंद्रित एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता खत्म हो गया। और अब हम लोग अगले वीडियो में ठोस में दोष पढ़ेंगे कि ठोस में किस तरह का दोष उत्पन्न होता है और ठोस की अपूर्णता क्या है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में हमारे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।